स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। भारत में आज 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। 102 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं दुनिया के एक हिस्से में यहाँ गणतंत्र का एक ऐसा बड़ा नजारा दिखा जहां मिसाइल चलाकर बदला लिया गया। ये बदला था इजराइल का ईरान के खिलाफ, जब आज उसने ईरान के 7 शहरों पर मिसाइल अटैक किया। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ गणतंत्र। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में एक देश के नागरिक अपने लोकतंत्र की ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हथियारों की ताकत दिखाई जा रही है। एक तरफ सरकार बनाने की कवायद है, दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई। एक तरफ बटन दबाकर लोग अपने सांसद चुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइल के बटन दबाकर बदले की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज की ये दो तस्वीरें दो सबसे बड़ी खबरें हैं। जहां पहले चरण का मतदान चल रहा है, तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर दोनों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ने के आसार बन गए हैं। 13 अप्रैल को ईरान के इजराइल पर सबसे बड़े अटैक के बाद आज इजराइल ने बदला लिया है और ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। रात में ईरान के कई शहरों में धमाके की आवाजें आईं। सबसे ज्यादा आवाजें ईरान के इस्फहान प्रांत में सुनी गईं। इजराइल ने ईरान के जिन शहरों को निशाना बनाया, उसमें इस्फहान, तेहरान, फोर्डो, अर्क, नतंज, खर्ग, आइसलैंड, बुशेहर और बांदर अब्बास हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम है ईरान का इस्फहान शहर, जो कि ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों का अड्डा है, जहां ईरान का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जहां ईरान के ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। इजराइल का बड़ा हमला इसी जगह के आसपास हुआ है। इजराइल का यह हमला नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि इजराइल अपने फैसले खुद लेगा, और इसी बयान के बाद ही उनके इस कदम का अंदेशा लगाया जा रहा था। בא עכשיו מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות. אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר. इसके अलावा तेहरान आने वाले विमानों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ईरान भले ही अभी हमले की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि कई आवाजें सुनी गई हैं। منابع خبری از شنیده شدن صدای نسبتاً شدید در استان اصفهان خبر دادند. منبع این صدا هنوز اعلام نشده است. مقامات محلی اعلام کردند در حال بررسی موضوع هستند. इजराइल के इस हमले के बाद दुनिया की बड़ी चिंता थी इस्फहान के पास बना ईरान का न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है। और 13 अप्रैल को इजराइल पर किए गए ईरान के अटैक के बाद ही दुनिया को डर था कि नेतन्याहू जवाबी हमला करने में देर नहीं लगाएंगे। अमेरिका ने भी दुनिया को चेताया था, और अभी 2 दिन पहले ही जब ब्रिटेन के विदेश सचिव नेतन्याहू से मिले थे, तब भी उन्होंने संकेत दिए थे कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। The situation is very concerning. It's right to show solidarity with Israel. It's right to have made our views clear about what should happen next, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible, and in a way that, as I said yesterday, is smart as well as tough. But the real need... अब दुनिया भर में ये डर है कि कहीं ईरान ने इस हमले के बाद बड़ा एक्शन ले लिया तो एक बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके थे कि किसी भी हमले का जवाब बड़े तरीके से दिया जाएगा। اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران. इससे पहले यूएन चीफ भी ये कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट चाकू की धार पर खड़ा है। और अब इस तनाव के बढ़ने के बाद इसकी लड़ाई और गहरे होने के आसार बढ़ गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ गणतंत्र। आपको ये बताएं कि इजराइल के हमले पर ईरान ने दावा ये किया है कि ईरान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। दावा है उन्होंने हमले का असफल प्रयास किया है। ईरान का ये कहना है हमलों को पहले ही नाकाम कर दिया गया, ये भी दावा किया गया है। इस्फहान प्रांत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई। तो ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी अब एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई, और कैसे ईरान की दुश्मनी अब यहूदियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बन गई। एक तरफ है शिया बहुल मुस्लिम देश ईरान, तो दूसरी तरफ यहूदियों का देश इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच जो तनावपूर्ण हालात हैं, हालात इस कदर कि बड़ा युद्ध होने के आसार उठ खड़े हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे की सीमा में जाकर हमला कर चुके हैं। लेकिन क्या यह लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल है या फिर असली जंग यहूदी वर्सेस मुस्लिम है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इन दोनों ही देशों के इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। जिन दो देशों की वजह से आज वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वो कभी दोस्त हुआ करते थे और ये दोस्ती पुरानी थी। लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर अब डायरेक्ट अटैक में बदल चुके हैं। ईरान और इजराइल की दोस्ती की शुरुआत 1948 में उस वक्त हुई थी जब मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तब तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने इजराइल को देश के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान दोनों देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। उस वक्त बड़ी संख्या में यहूदी ईरान में रहा करते थे और वो यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के बाद यहूदियों को बड़ा खतरा बता दिया और इजराइल का दूतावास तक बंद कर दिया। तब से ही दोनों देशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दुश्मनी की हालत यह है कि ईरान की सेना का अहम हिस्सा IRGC इजराइल को खत्म करने और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करते हैं और इजराइल के प्रति यही नफरत ईरान को यहां तक ले आई है। वहीं इजराइल की बात की जाए तो अपने अस्तित्व के लिए फिलिस्तीन और ईरान से आज तक लड़ाई करता आया है और अब ये मुस्लिम वर्सेस यहूदियों की लड़ाई वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान के साथ कई मुस्लिम देश हैं तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अगर युद्ध और भीषण हुआ तो कौन से देश किसके साथ आ सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इजराइल को जहां अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों का साथ मिल सकता है, तो वहीं ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन भी आ सकते हैं। इसके अलावा रूस, जो कि सीरिया और इराक के संघर्ष के दौरान ईरान के साथ रहा, वो भी युद्ध में ईरान की मदद कर सकता है। जॉर्डन और सऊदी अरब ने भले ही इजराइल पर जा रही मिसाइलों को रास्ते में मार गिराया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल को एक ही साथ दो मोर्चों पर बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, जो कि पूरे वेस्ट एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दोनों देशों के बीच ये तनाव दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो इस बात से समझा जा सकता है कि दोनों ही देशों के पास बेहद आधुनिक हथियार है और अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो ये बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइलें और ड्रोन। अमेरिका का अनुमान है कि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली करीब 3000 मिसाइलें हैं। ईरान ने खुद बताया है कि उसकी मिसाइलें 4 से 5000 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती हैं। चूंकि इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए इन मिसाइलों से ईरान बदला ले सकता है। नई खबर यह भी है कि ईरान के पास कम से कम 3 परमाणु बम बनाने की क्षमता है और वो बहुत जल्द इसे तैयार कर सकता है। सैन्य ताकत में जब भी दो देशों का मुकाबला किया जाता है तो उसकी सैन्य शक्ति की तुलना होती है। आंकड़ों में देखा जाता है कि किस देश के पास अधिक सैनिक और फाइटर जेट्स हैं। डिफेंस बजट की बात करें तो इजराइल का रक्षा बजट करीब 24 अरब डॉलर का है, जबकि ईरान इससे कहीं पीछे लगभग 10 अरब डॉलर रक्षा बजट पर खर्च करता है। इजराइल के पास करीब 6,70,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास लगभग 2 गुना 11,80,000 की सेना है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजराइल के पास 241 और ईरान के पास 186 है। हालांकि इजराइल के पास 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान है जो रडार को धोखा दे सकते हैं। ये किसी देश के अंदर लंबी दूरी तक दाखिल होकर हमला करके बिना बताए वापस भी आ सकते हैं, जबकि ईरान के पास कोई भी एडवांस फाइटर जेट होने की पुख्ता खबर नहीं है। हालांकि ईरान के शहीद ड्रोन को रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन किसी टारगेट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और इसे ईरान के घातक हथियारों में से एक माना जा रहा है। हालांकि ड्रोन के साथ ईरान की जमीनी ताकत भी काफी मजबूत है। टैंक के मामले में इजराइल पीछे है। इसके पास सिर्फ 1370 टैंक है, जबकि ईरान की सेना के पास 1996 टैंक मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में भी इजराइल के पास सिर्फ 43,000 गाड़ियां हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। पनडुब्बियों के मामले में भी इजराइल पीछे है। इसके पास सिर्फ 5 सबमरीन है, जबकि ईरान की सेना में 19 पनडुब्बियां मौजूद हैं। हालांकि हथियारों की संख्या काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सैन्य शक्ति में वही देश आगे होता है जिसके पास नई तकनीक मौजूद होती है और उस पर लगाने के लिए भरपूर बजट भी होता है। इजराइल को इस मामले में अमेरिका का साथ मिलता है, इसलिए इजराइल की सेना को दुनिया की कई ताकतवर देशों के बराबर माना जाता है। एक और दावा यह भी है कि गाजा युद्ध की वजह से इजराइल की सेना ने अपने बारूदी भंडार का बड़ा हिस्सा हमास के आतंकियों पर बरसा दिया। हालांकि अमेरिका खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ है, इसलिए ईरान के खिलाफ इजराइल को हथियारों की कमी होने की आशंका बहुत कम है। ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो दुनिया के तबाह होने का खतरा होगा, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम की ताकत हासिल कर ली है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा साजो सामान मौजूद है। ये माना जाता है कि इजराइल ने भी सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बना लिया है और दोनों देशों के पास परमाणु बम होने का मतलब है परमाणु युद्ध होने का खतरा। यानी मिडिल ईस्ट में यह युद्ध हुआ तो हर वक्त परमाणु हमले का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में आज युद्ध का माहौल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। आज युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार की जरूरत है, पीएम मोदी ये बोले हैं। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है देश में मजबूत सरकार की जरूरत है, भारत की रक्षा करने वाली सरकार की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात ठीक कर सकती है।
आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके सब पे सब बताएं। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है? आप अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है, आपको गर्व हो रहा है? आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है? ये किसने किया? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया। ये जो हुआ है ना, वो आपकी एक वोट की ताकत के कारण हुआ है। ये आपने किया है। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती